खालिफ नहीं है। माइंड ना करना, टीचर्स ही है ना जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, वो हमारा असली दुश्मन है। वो नहीं पढ़ाते, हम नहीं पढ़ाते। अब चेंज हो, नहीं पढ़ाते, मैं तो ये नहीं हुआ, नहीं चेंज हम नहीं पढ़ाते। जो हमारे निसाब हमें दिया जाता है हम उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं पढ़ाते। याद रखिएगा, टीचर जो है ना वो सिलेबस में दुश्मन बिल्कुल है, बिल्कुल लिखा जाता है। लेकिन जब हम उसको इंटरनेशनल रिलेशन में जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना, फिर हम एनालिसिस करते हैं हम लोग, फिर हमें चीजें खुल के आ जाती है सामने। एग्री करता हूं कि यानी जब हम दुश्मन बना रहे होते हैं ना, वो एक लेवल होता है लॉयल्टी पैदा करने का, अपने बच्चों की अपने मुल्क से मोहब्बत पैदा करने का। वो उस किनारे में जब वो टॉपिक पढ़ाना होता है मोहब्बत वतनी, वहाँ आप ये लाइनें यूज करते हैं, इस मैटर को यूज करते हैं। ऐसे ऐसा बता, जब एनालिसिस करना शुरू हो जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग में चलता है ना बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग में जाता है, फिर वो हर चीज को एनालिसिस करता है। आपको नहीं लगता ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मैट्रिक तक पढ़ता हूं, इंडिया असली दुश्मन, इंडिया असली दुश्मन, इवन इंटर तक पढ़ता हूं कि साजिश की इंडिया ने, ये वो। एक मिनट, फिर उसके बाद आपने बोला जब हाई लेवल पे जाता है तो वो थोड़ा एजुकेशन और इंटरनेशनल लेवल को जब थोड़ा टच करता है, उसे क्या समझते हैं इंडिया में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता? वहाँ पे भी यही चीज पढ़ाई जा रही है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं। फायदा तो हम चाइना से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन चाइना के जो रूल हैं, जिन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है, वो तो हम नहीं अपना रहे ना। नहीं, आपको ये लगता है, आप वैसे टीचर हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक चाइना हमारे से ज्यादा फायदा ले रहा है, हम उससे ज्यादा नहीं। फायदा तो वो ले रहा है हमसे, लेकिन उसके बदले में देखिए इंडिया के मुकाबले हमें वो ज्यादा फाइनेंस भी कर रहा है ना। अब उनके फाइनेंसिंग के लिए चाइना कभी आपको मछली नहीं दे रहा, उनका रूल है, वो आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, वो हमें सिखाने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मांगने पे तुले हुए हैं, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगता है वो हमें सिर्फ मछली बेच रहे हैं, तरीका नहीं सिखा रहे। नहीं, ऐसे फिर सीप है। टीपू सुल्तान ने एक बात की थी, उसने कहा था जी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी माओं ने चंद गद्दार पैदा कर दिए हैं। और उसके बाद मीर जाफर, मीर सादक, ये कि अंग्रेज़ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उसने उन गद्दारों को पहचान लिया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 4, 5, 6 साल तक इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। ऑलरेडी उन्होंने दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर ये साबित किया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वाकई ही इंडिया आने वाले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन पाएगी। सेकेंडली, क्या वजह है कि हमारे नेबर में चाइना भी है, हमारे नेबर में इंडिया भी है, जो कि दुनिया की सुपर इकॉनमी पावर्स में आते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ होता जा रहा है। पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, पाकिस्तान के टीचर्स, पाकिस्तान के डॉक्टर्स क्या ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन में हूँ। एजुकेशन में टीचर हैं या? बिल्कुल टीचर हैं। जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए, काफी नॉलेज होगा आपका। टॉपिक जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं आज वो ये है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, ओवरऑल पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। क्या वजह है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी गवर्नमेंट का अपने अवाम के साथ मुखलिस होना ज़रूरी होता है। बदकिस्मती से हमें कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं मिली जो अपनी अवाम के बारे में सोचे। दूसरा, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे शुरू से हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, और अब ये बात बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की किसी भी गवर्नमेंट को बनाने में, गिराने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, रही है, और उसके बगैर किसी भी हुकूमत का आना मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान की हर पार्टी ऑलमोस्ट इसका फिर यही मतलब बनता है कि इनडायरेक्ट तौर पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अवाम के साथ, मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। अगर वो चाहती तो हमारी इकानमी ग्रो हो सकती थी। नेबर्स की बात करें अगर, नहीं जाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट इकानमी तो ग्रो करना चाहती है, इसमें तो कोई शक नहीं। अदारे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन नेबर्स की बात करें, इंडिया के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि आने वाले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बन जाएंगे। पहले तो ये बताएं, आपको ये पॉसिबल लगता है? बिल्कुल, जब उनकी कमिटमेंट है और उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो कर रही है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और उनके पास कोई इस्टेब्लिशमेंट या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है, तो वो कर लेंगे। ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी बिल्कुल बन चुके हैं, वो कर जाएंगे। हमारे साथ यही इखलास नहीं है,
कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बजटिंग के अंदर, कहाँ जा रहा है बहुत ज़्यादा बजट। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के साथ डायरेक्ट लिंक है किसी मुल्क की प्रोग्रेस का। हमारी एजुकेशन सेक्टर को कभी तरजीह नहीं दी गई। अच्छा, अगर इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है इकोनॉमी में, दुनिया की 5वीं बन चुका है, तीसरी बनने जा रहा है, क्या इसके अंदर एजुकेशन काफ़ी मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है एजुकेशन। अब पूरी दुनिया की में देखें, उनका जो फॉरेन रिजर्व आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, या दूसरे मुल्क में आईटी सेक्टर में आ रहा है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ उनके जो फाइनेंस का सेक्टर है इस्टेब्लिश हो रहा है, उनका रेवेन्यू उनका बाहर से आ रहा है। तो किस लिए आ रहा है कि एजुकेशन सेक्टर मजबूत ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने पैदा आईटी में बड़ा नाम किया, बिल्कुल मेडिकल इंडस्ट्री में हर चीज़ में जहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा जब उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं अपने इलाके को, एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाया है, तो आगे आए हैं लाजमी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी की अगर बात करें, उनमें से 2 हमारे नेबर हैं, चाइना भी, इंडिया भी हमारा नेबर है, ठीक है। फिर भी हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मतलब उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, चाइना हो, इंडिया हो, हम ट्रेड कर सकते हैं, उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, बड़ा भाई समझ के छोटा भाई फ़ायदा ले सकता है, लेकिन क्यों? फ़ायदा तो हम चाइना से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन चाइना के जो रूल हैं, जिन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है, वो तो हम नहीं अपना रहे ना। नहीं, आपको ये लगता है, आप वैसे टीचर हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक चाइना हमारे से ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, हम उससे ज़्यादा नहीं, फ़ायदा तो वो ले रहा है हमसे, लेकिन उसके बदले में देखिए इंडिया के मुकाबले हमें वो ज़्यादा फाइनेंस भी कर रहा है ना। अब उनके फाइनेंसिंग के लिए चाइना कभी आपको मछली नहीं दे रहा, उनका रूल है, वो आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, वो हमें सिखाने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मांगने पे तुले हुए हैं, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि वो मुझे ये लगता है वो हमें सिर्फ मछली बेच रहे हैं, तरीका नहीं सिखा रहे। नहीं, ऐसे फिर सी पैक की क्यों? हमारी नेचर ऐसी बन चुकी है ना हमारी कौम की, हम उस तरीके को लेना ही नहीं चाह रहे। आपको पता है सी हम पैक के किसी अंदर मिनिस्टर को लटका नहीं रहे करप्शन पे, हम किसी को कोई पनिश नहीं कर रहे। वो तो नहीं कहता आप हमसे आके किकबैक से लेके हमसे ले लें। वो हमें अगर ये दे रहा है, मेट्रो के अंदर फाइनेंसिंग करवा रहा है, हमारे साथ सी पैक में करवा रहा है, तो वो नहीं चाहता हमसे छापे लगाएं। वो तो नहीं चाहता, वो कहते आप हमें इंजीनियर दें, हमारे पास कहाँ है उनको देने के लिए। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट, चलो निकाल रहे एक साइड पे, गवर्नमेंट्स भी तो मुखलिस नहीं है, एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ना। एजुकेशन बेहतर होगी, एजुकेशन सेक्टर बेहतर होगा तो हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर, हमारा मेडिकल, जाहिर बात है स्टूडेंट ही है ना, जिधर भी जाएगा स्टूडेंट नहीं काम करना है। जो ये तो असूल है ना जी, मैशत का ताल्लुक इनडायरेक्टली है एजुकेशन के साथ। जितनी पॉवर्टी ग्रोथ लेस होती चली जाएगी, आप जितना एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको मिलता है उसके अंदर। क्या वजह है हम नेबर्स के साथ, इंडिया की खास तौर पे अभी बात कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? जैसे वो इकॉनमी में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं उनसे सीख सकते, उनसे ट्रेड कर सकते, फ़ायदा ले सकते? क्या वजह है? एज ए टीचर आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, और वैसे आप क्या सिखा? दुनिया अब रवायती वार से निकल चुकी है, अब वो जंग तो खत्म हो चुकी है। अब जो जिस वार में हम पीछे जा रहे हैं ना, वो इकॉनमी है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़, एजुकेशन है, पॉवर्टी को दूर करें, बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन हमें सिखा दिया जाता है कि हमने टांग उठानी है। वहाँ फिर इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ही आ जाती है, जो हमें इस बात पे डराती है कि हम इसके साथ नहीं लड़ेंगे तो हमें कहा जाएंगे। अब तो खुद वो मान रहे हैं 5th वार, जनरेशन वार चल रही है, अब आने वाली ये वाली वार है। तो उस सारी चीज़ों को देखें तो आप अपनी आवाम को प्रायोरिटाइज करें, एजुकेशन को इन्हेंस करें, आवाम का थोड़ा सोचें। तो नेबर के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहे? मेरा ये नहीं, ये इसमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए सबके साथ। अब ये गवर्नमेंट को करने, गवर्नमेंट करना भी चाह रही है, करें, हम भी उनके साथ हैं, हर कोई उनके साथ है, जहां हमारा फायदा मिले। देखिए, अब इमरान खान ने एक स्टेप लिया था रशिया से सस्ता तेल लेने का, हम चलो इंडिया को छोड़े, ईरान तो हमारा साथ ही है, उससे क्यों ना हम ले रहे हैं? अगर कोई चीज़ हमें रोक रही है इस चीज़ से, पाकिस्तान को ग्रो नहीं होने दो रही, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट इतना कमजोर क्यों है? वो इतनी ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों मान डर जाती है? यही मैं बात कर रहा था, हम रशिया की बात करते हैं और रशिया के नाम पे बड़ा वोट लेते हैं कि भाई मैंने रशिया से ऑयल लेने की बात की, और भाई साथ ईरान था, आप उसके साथ भी ऑयल लेने की बात करें, उन्होंने तो उल्टा जुर्माने की बात कर दी है कि अगर आपने हमारे साथ जो प्रोजेक्ट आ जाती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेकिंग इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट समझ लें, जो भी है, वो दूसरे लोगों के नीचे, इतने नीचे आए हुए हैं, उनकी छोटी छोटी बात पे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, वो अपने अवाम का नहीं सोच रहे। तो एक तरफ हम कहते हैं एटॉमिक पावर है, दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते, किसी कुव्वत से नहीं डरते, दूसरे नंबर पे हम डर जाते हैं। अफगानिस्तान तो एटॉमिक पावर नहीं, ईरान भी अनाउंस नहीं हुई अभी एटॉमिक पावर है या नहीं, वो तो नहीं डरते। कुछ मुखलिस लोग थे, आए, उन्होंने एक काम किया, एक फैक्टर को सोचा, अपनी जाने दे के वो बना के चले गए। अब उसके बाद कौन सी हमें ऐसी लीडरशिप मिली है जो सोचे अवाम के बारे में? नहीं मिली, बस इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। कैसे ग्रो कर रहा है, क्या उसके 2-3 अगर आपसे पूछा जाए एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी टीचर, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सर क्या वजह है कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, आप उसको क्या आंसर करेंगे, क्या रीजन बताएंगे? देखिए, इंडिया बहुत सारी स्ट्रेटजी अपना रहा है,
पहले तो दुनिया के सामने अपने आप को डेमोक्रेटिक मुल्क शो कर रहा है, अपने आप को पूरी दुनिया में से। दूसरी मानना पड़ेगा वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है ड्यू टू पॉपुलेशन, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो बहुत बड़ी मंडी है। हम भी तो सर दुनिया के 5वें बड़े वो है ना आबादी के 22 करोड़ है, वहाँ 1 करोड़ 50-60 लाख लोग हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है मेरे भाई, लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा जाते हैं। यहाँ बाजार 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब, वहाँ जहाँ पे ज्यादा आबादी होती है, बड़ा बाजार होता है, चीजें वहाँ ले जाते हैं लोग बेचने के लिए, लोग अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें, जहाँ खरीदार ज्यादा होता है। उस निस्बत से अगर आप ये कहें कि आप सिर्फ इकोनॉमी और पॉपुलेशन के हवाले से सिर्फ आप मुकाबला करेंगे, आप नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा। एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, ऐसी इदारे नहीं है पाकिस्तान में। हमारा बच्चा मैट्रिक कर रहा है, ओ लेवल कर रहा है, कुछ भी नहीं, इंडस्ट्री तो है नहीं, टेक्निकल इदारे है नहीं। बच्चा कर भी जो रहा है, आपके तो अपने स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ से एजुकेशन हासिल करने के बाद कहते हैं भाई बाहर चलो, यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है। तो ब्रेन ड्रेन की वजह तो यही बन रहे हैं ना, यही बन रहे हैं लोग ना, कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी पैदा होने नहीं दी जा रही। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए। एक तो ये कानून आप ख़त्म कर दें कि जो बंदे एक दफ़ा रिटायर हो जाते हैं दोबारा नई जॉब से बिल्कुल नहीं आने चाहिए। हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको जॉब्स नहीं मिल रही। हम जॉब्स को प्रोड्यूस करने के लिए बजट का इंतज़ार करते हैं, कहाँ से आएगा, हम इसलिए यहाँ पे जॉब्स नहीं दे रहे। हमारे जो माहिरीन हैं, जो जिनके पास मैशत या इन्वेस्टमेंट या जो भी है, उनको कहें यहाँ पे यूटिलाइज़ करें, उसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के मौके पैदा करें। यहाँ पे आप इंडस्ट्री को इमरान खान फ़रोग़ दे रहा था। इमरान खान ये सेक्टर है हमारा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोगों को लेके आ रहे थे, तो बहुत सारे होता, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? कहीं इकॉनमी को बेहतर करने में इंटरनेशनल रिलेशन का होना, बेहतर होना भी बहुत मैटर नहीं करता। नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर हो, इन्वेस्टर आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपको नहीं लगता कि ये पॉलिसी है? अब देखें अमेरिका और रूस का भी तो चल रहा है ना, तो बहुत सारी जगहों पे होता है, किसी के साथ अच्छे, किसी के साथ बुरे रिलेशन है। चाइना और इंडिया का भी तो इशू पार्ट ऑफ द गेम है, पूरी दुनिया में पोल बने हुए हैं, एक उस पोल में जा रहा है, एक उस पोल में जा रहा है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। हमें अपने मफाद देखने हैं, खुद को तरक्की देनी है, जहाँ से हमें फायदा मिल रहा है। देखिए इंडिया किसी एक पोर्शन में नहीं जा रहा, उसको रूस से मिल रहा है, वो नहीं अमेरिका को देखता। क्यों उसको अलाउ कर रहे हैं? उससे डरते हैं, घबराते हैं। दूसरी दुनिया की भी बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। इंडिया के हम भी इस लेवल पे अपने आप को लेकर आए, अभी तो हम बहुत नीचे चले गए हैं, नीचे जाते जा रहे हैं। जाते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अभी अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, वो तो अब अनाउंसमेंट होनी है। अनाउंसमेंट भी वैसे हो चुकी है, ऑफिशियली नहीं हुई, लेकिन हमारे जो उनसे मिनिस्टर हैं डिफेंस, अब उसमें देखिए हमारी आवाम कितना सब्र कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे कोई आपको अनार की नजर नहीं आ रही। अब आपको इतनी महंगी चीजें मिल रही, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद कल अनार की नजर आएगी। कल आपको कल आएगी ना सर, जो टीएलपी ने अनाउंस किया है कि हम पूरा मुल्क का शटर डाउन करने जा रहे हैं, पाकिस्तान शटर डाउन होने जा रहा है कल। ये मेरे ख्याल से बहुत डरा देने वाली खबर है। कल तो खैर ट्रांसपोर्टर ने भी शट डाउन कर दिया है। कल नेक्स्ट आने वाले डे में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान। लास्ट में ये बता दें, बेहतरी आने की उम्मीद है आने वाले 5 साल में? हर एक से जो खास तौर पे एजुकेटेड बंदा मुझे मिलता है, मैं उससे ये पूछता हूँ कि बेहतरी की उम्मीद है आने वाले 5 लोग उम्मीद नहीं रखेंगे तो आएगी नहीं। ये तो एक उम्मीद रखनी चाहिए, हर वक्त हो सकती है। ये और हमें इमोशनल बात है ना? नहीं, इमोशनल नहीं है। अच्छा, नहीं है इमोशनल, हर वक्त हो सकती है। थोड़े से कुछ हमारे जो अहबाब बैठे हैं उनको सोचना भी चाहिए, उनको पता भी है कि हम बार बार अगर देख रहे हैं तो उनको अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, इंडियन पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन को बेहतर करने के लिए। दोनों जैसे उन्होंने अपने इंडिया की पॉलिसी को नहीं, Foreign अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, उसमें इंडिया को भी साथ मिलाना चाहिए। इसमें कोई शर्क वाली बात नहीं, हम इसमें किसी तरीके से मुखालिफ नहीं है। माइंड ना करना, टीचर्स ही है ना जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, वो हमारा असली दुश्मन है। वो नहीं हमारा पढ़ाते, दुश्मन हम नहीं पढ़ाते। अब चेंज हो नहीं गया। पढ़ाते, मैं तो ये नहीं हुआ, नहीं चेंज हम नहीं पढ़ाते। जो हमारे निसाब हमें दिया जाता है हम उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं पढ़ाते। में याद है कि रखिएगा, निसाब टीचर जो है ना, सिलेबस वो में है सिलेबस में भी दुश्मन बिल्कुल है, बिल्कुल लिखा जाता ये है। जब सिलेबस लेकिन जब हम उसको इंटरनेशनल रिलेशन में जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना, फिर हम एनालिसिस करते हैं हम लोग, फिर हमें चीजें खुल के आ जाती है सामने। एग्री करता हूँ कि यानी जब हम दुश्मन बना रहे होते हैं ना, वो एक लेवल होता है लॉयल्टी पैदा करने का, अपने बच्चों की अपने मुल्क से मोहब्बत पैदा करने का। वो उस किनारे में जब वो टॉपिक पढ़ाना होता है मोहब्बत वतनी, वहाँ आप ये लाइनें यूज करते हैं, इस मैटर को यूज करते हैं। ऐसे ऐसा पता है, जब एनालिसिस करना शुरू हो जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग में चलता है ना बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग में जाता है, फिर वो हर चीज को एनालिसिस करता है। आपको नहीं लगता ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मैट्रिक तक पढ़ता हूं, इंडिया असली दुश्मन, इंडिया असली दुश्मन, इवन इंटर तक पढ़ता हूं कि साजिश की इंडिया ने, ये वो। एक मिनट, फिर उसके बाद आपने बोला जब हाई लेवल पे जाता है तो वो थोड़ा एजुकेशन और इंटरनेशनल लेवल को जब थोड़ा टच करता है, उसे क्या समझते हैं इंडिया में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता? वहाँ पे भी यही चीज पढ़ाई जा रही है। हर जगह पे हर चीज का एक लेवल होता है, उस निसाब उस जगह पे वही होता है, हर स्टेप पे होता है। जो ही बच्चे का माइंड ब्रॉडर होता चला जाता है, फिर हर चीज खुल के सामने आ चली जाते हैं। आप इस चीज से एग्री करते हैं कि
हमें यही ऐसा ही रखना चाहिए कि इंटर तक या मैट्रिक तक हम दुश्मन पढ़ाएं, उसके बाद कहें कि भाई आप जो है ब्रॉड माइंडेड हो गया। नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं, हर चीज़ ऑब्वियस भी नजर आ जाती है। आइए बस समझ में। तो फिर हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे यार, मैट्रिक तक तो मैं दुश्मन पढ़ता आया देखिए, हूँ। अच्छा, कंफ्यूजन क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब जो बंदा हमें डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अफगानिस्तान के है, चाहे वो पाकिस्तान के अपने बंदे भी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम कहते हैं ये दुश्मन है हमारे। अच्छा, कमेंट बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया के जो स्टडीज़ हैं, मुतालिया है, सिलेबस है, उसके अंदर भी क्या यही बताया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है, बस उसके बाद वाइंड अप करते हैं। देखिए, एक ज़माना होता था हम अपने स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर हम अपने डेलीगेशन इंटरचेंज करते थे, पूरी दुनिया में जाते थे उनके यहाँ इंडिया पे। जाते थे। उसका जो हशर हमारा वो बस के साथ हुआ, ट्रेन के साथ हुआ, दूसरी ट्रेन के साथ हुआ, उसके बाद देखिए फिर उन रास्तों को कोई ना कोई तो बंद उनकी आशा के साथ बिल्कुल कोई ना कोई तो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। कोई नहीं चाहता कि इन लोगों मुल्कों के दरमियान रिलेशन बढ़े। और आपको लगता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान से हट के लोग हो सकते हैं, मतलब इंडिया के लोग या पाकिस्तान नहीं। थर्ड पावर ऐसी है जो ये चाह रही है कि थर्ड relation पावर ना तो पे- लाजमी इन्वॉल्व होती है। जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो इंडिया के पाकिस्तान की दुश्मन तरफ इंडिया के भी हैं, जाहिर है इंडिया को तो वो एक बना रहे हैं कि ये हैं, हमें उन्हें पोर्ट्रेट कर दिया है। अब इंडिया की जो टोटल जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या पूरी वर्ल्ड के सामने वो हमें अपना दुश्मन ही पोर्ट्रेट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर असद मुनीर। डॉक्टर असद मुनीर, पीएचडी डॉक्टर या फिर एमबीबीएस डॉक्टर? नहीं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। ज़बरदस्त, अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर इकॉनमी की बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी की और दूसरे तमाम कंट्रीज़, खासतौर पे नेबर कंट्रीज़ की, कहा यह जाता है पाकिस्तान में अक्सर कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है जिस वजह से पाकिस्तान में इकॉनमी क्राइसिस आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी हद तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया में जब से कोविड आया उसके बाद बड़ी बड़ी इकॉनमी और जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी जो अपने आप को इकॉनमी की किंग समझती थी वो भी कोलैप्स की, ठीक हो गया, तो रिसेशन रिसेशन का शिकार हुई और सारा इस तरह का मामला हुआ। उसमें उसके असरात भी रहे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट भी अपने एतबार से हमेशा से रही है। और सवाल ये है कि अभी जो हमारे नेबर है इंडिया, उनके जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम आने वाले 4-5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। वो भी तो इसी दुनिया में आते हैं इंडिया वाले, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही है? कोरोना उनमें उधर हमारे से शायद ज़्यादा आया था। नहीं, यही मैंने बात की ना कि पार्टली तो ये बात कही जा सकती है कि मतलब सारी दुनिया में है महंगाई, लेकिन यहाँ पर मिस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई। जो 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 टाइमली डिसीजन होने चाहिए थे वो नहीं हुए और हर चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ है और बहुत सी चीज़ों के जो है ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब यह है कि जिस का जो काम है जिस अदारे का वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इंडिया वाकई 4-5-6 साल में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा दुनिया में? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं आपसे अपना एक सर्वे शेयर करता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अब अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और बिल्कुल ज़ीरो हैं, कंपटीशन में हमें ला ही नहीं रहे। अगर यही सर्वे सेम पाकिस्तान में कर लिया जाए, यहाँ के लोगों के साथ कर लीजिए, ये लोग तो शायद सुन रहे हैं तो मतलब कुछ और बात कर देंगे, अदरवाइज एक वैसे ही जाके किसी मार्केट में सर्वे किया जाए तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी? डेफिनेटली वो इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया जो है हमारा सबसे, यहाँ इसराइल है या अमेरिका है, लेकिन देखें ना वो हमें कहीं रीड ही नहीं करते, कहीं रखते ही नहीं है, कहीं हमें लेबल ही नहीं करते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे खुद भीख मांग रहे हैं, बार बार IMF के पास जाते हैं और सारा मामला है। ठीक है, आपने बोला नो डाउट वो बन सकते हैं अगर एफर्ट करें, तो क्या अजीब नहीं है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी पावर जो बनने जा रही है, चाइना दूसरी इस टाइम है, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो हमारे नेबर में है, एक ये बैठा एक ये बैठा, और मार्केट भी दुनिया के पहले नंबर पे जो मार्केट है इंडिया वो हमारे साथ है, और हम जो उनसे डिफॉल्ट हो रहे हैं बजाय उनसे रिलेशन बेहतर करके उनके साथ आगे बढ़ने के। देखिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हमारा मज़हब भी यही कहता है, और देखिए हमसायों का बड़ा हक है, अगर देखा जाए वो भी हमारे हमसाए हैं। अल्लाह के नबी ने ये थोड़ी कहा है कि अपने हमसाया देखें, आपका हमसाया मुसलमान है या यहूदी है,
उन्होंने कहा हम साया है और उसका राइट है, तो वो भी पे उन्होंने तो बकायदा कहा है नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करो, उन्होंने तो खुद एग्जांपल सेट किया। देखिए ये चीज़ें डिबेटेबल इश्यूज हैं, लेकिन ये इक्वालिटी बेस पे होनी चाहिए। मतलब वहाँ से भी तो विल होनी चाहिए ना, वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते रहे और आप इस तरफ से ये बात करते रहे कि जी हम ट्रेड करेंगे, ये करेंगे। ट्रेड हमारी मजबूरी है। अभी आपने एक मिनट पहले बोला कि वो तो हमें अपने किसी कंपटीशन में लाते लाते नहीं नहीं है, हैं। और दूसरे नंबर पे आप कहें कि वो पीठ पे छुरा खोबे, ऐसे थोड़ा सा ये तो फिर जो बात है वो कंट्रोवर्शियल सी नहीं, अजीब सी हो जाती है। कंट्रोवर्शियल नहीं है। देखें वो इसलिए हमें नहीं लेके आते। मैंने आपको बताया कि हम इकोनॉमिकली मैच नहीं करते उनके साथ। तो फिर वो क्यों हमारे पीठ पे छुरा खोबेंगे? मतलब उनका तो मुकाबला ही अमेरिका या चाइना के साथ है, खुद ही आप कह रहे हैं वो हमें कहीं गिनते नहीं है, हमें कहीं कंपटीशन में नहीं लाते। नहीं, आखिर देखें हमें वीक करने में उनका राइट, उनका हाथ तो है ना। अब आप अपनी सारी वो जो इंटेलिजेंस की आप जो है मतलब रिपोर्ट्स निकाल लें, वहाँ पे सेल काम करते हैं जो यहाँ पर कालाबाग डैम बनने नहीं देते। आपके जो मतलब पॉलिटिशियन है उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लॉकडाउन होने में उनका भी रोल है। ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल इस सारी पॉसिबिलिटी से बाहर निकाल सकते हैं। मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया कि भाई वो हमारे पॉलिटिशियंस को खरीदते हैं या उन पे इन्वेस्ट करते हैं, जो आपने बोला, तो वो पॉलिटिशियन कहाँ के होते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान। तो कसूर किसका ज्यादा हुआ? देखें हमारा कसूर है। जिस तरह मैं अभी फिर एक कोट करूंगा कि टीपू सुल्तान ने एक बात की, जिसने कहा था जी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी माओं ने चंद गद्दार पैदा कर दिए हैं। और उसके बाद मीर दूसरा जाफर, जो मीर उन्होंने सादक बोला ये कि अंग्रेज़ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उसने उन गद्दारों को पहचान लिया। तो ये सारे लोग बातें कह गए, कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज और बैकग्राउंड हिस्टोरिकल नॉलेज हो ना, तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। हो गया इसका